पहला हम लोग देख लें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो ये प्लेन सर, एक प्लेन मिरर है, जैसे ये प्लेन मिरर इधर, एम एन रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, प्लेन मिरर। तो एम एन क्या है, प्लेन, प्लेन मिरर है। वेव फ्रंट क्या होता है बताना, वेव फ्रंट, बड़ी तो वेव फ्रंट क्या पहली क्लास है। तुम बताना वेव फ्रंट क्या होता है। वो तो हाइगन्स प्रिंसिपल का आता है नहीं कि एवरी पॉइंट जो है बिहेव करता है। वेव फ्रंट क्या है, लोकस से पॉइंट का क्या है। तो सपोज दैट इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट इज देयर, ठीक है। ए बी जो है एक प्लेन वेव फ्रंट, ये था मिरर, और इस मिरर के ऊपर ए बी है, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ एट एंगल आई। वेव फ्रंट क्या चीज से बनता है, वेवलेट से। वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे क्या होता है, वेवलेट्स होता है। तो इस वेव फ्रंट के ऊपर दो वेवलेट्स ले रहे हैं, देखो ये एक वेवलेट्स ए है। अच्छा प्लेन वेव फ्रंट है, इसका मतलब सोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी पर। कितने तरह का वेव फ्रंट बताए थे, तुम बताना कितने तरह का वेव फ्रंट है। तीन तरह का वेव फ्रंट है, कौन कौन। पैरेलल नहीं, पहला बताया था स्फेरिकल, फिर सिलेंड्रिकल, फिर प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट। तो कौन सा वेव फ्रंट लिए हैं, प्लेन वेव फ्रंट। इसका मतलब सोर्स कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स होगा इन्फिनिटी के ऊपर। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स पॉइंट साइज, सिलिंड्रिकल के लिए तुम ही नहीं थे। अच्छा तो प्लेन वेव फ्रंट, इसका मतलब सोर्स कहां से आ रही, सोर्स कहां से, इन्फिनिटी से। कहां से, इन्फिनिटी से, तो फ्रॉम इन्फिनिटी। अब देखना वेवलेट्स ए फ्री स्पेस है, वेवलेट्स ए कवर सीटी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सीटी डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सी है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या लिए है, स्पीड ऑफ लाइट है, सी द स्पीड ऑफ लाइट। तो ए से ए डैश पर आया, वेवलेट से ए कवर्स सीटी डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम टी, और रिफ्लेक्शन होगा यहाँ फ्रॉम हेयर, क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे यहां से आया तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो। आइडेंटिफाई करेंगे सब, ये फर्स्ट था तो ये क्या होगा, वन डैश हो गया ये। तो इसका मतलब जितने एंगल पर इंसिडेंट हो उतने एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल ड्रॉप। अब देखो वेवलेट्स ए और वेवलेट्स बी सेम वेव फ्रंट पर है, तो सेम वेव फ्रंट से वेवलेट जो होगा सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब वेवलेट्स बी भी जो होगा वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना वेवलेट्स ए ट्रेवल किया है। नहीं तो ये वेवलेट इंसिडेंट हुआ, यहां पर फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हो उतने एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट हुआ तो जैसे वन
1 का 1 डैश, तो 1 डैश के पैरेलल हो जाएगा ये 2 डैश हो गया आपका। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई इक्वल एंगल आर होता है ना। तो क्या बताया, जितना वेवलेट्स ए ने ए डैश तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेवलेट्स बी भी जो होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब ए डैश और बी डैश क्या होगा, इक्वल होगा। तो उतने ही डिस्टेंस के मेजरमेंट का देखो ऐसे है ना। मान लीजिए वेवलेट्स बी से चला गया कहां पर, बी डैश पर। अब क्या करेंगे, ए डैश को बी डैश से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइगन्स प्रिंसिपल, कि जितने भी वेवलेट्स बना है सबको क्या कर दो, टच करते हुए। तो ये वेवलेट्स यहां पर आया और वेवलेट से तो कितना, इसको अब ज्वाइन करो, देखना ये कहलाएगा कौन सा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड, डायग्राम समझ में आया। अब जैसे ये था एंगल आई, इतना था एंगल आई, तो ये होगा एंगल आर। यही प्रूव करना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना है। ये ऐसा बनाए कि लगे कि ये परपेंडिकुलर है। देखो ये सब, क्योंकि ये होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। काटो उसको। क्या आपने कहा, लेट ए बी एक है, ए बी जे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर MN। AB is a plane wavefront incident on mirror MN, that is angle ABN जो है that is equal to angle I। ABN, हाँ दोबारा, चलो ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो इधर फिर से देखो, क्या बताए, रिफ्लेक्शन शो करना है तो रिफ्लेक्शन के लिए मिरर लेना होगा। सबसे पहले हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, MN एक प्लेन मिरर है, MN इज ए प्लेन मिरर, ठीक है। इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं। ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट हमने लिया, कितने एंगल पर, एंगल आई बना रहा, ठीक है ना, कि ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट किया। अब प्लेन वेव फ्रंट से क्या होगा, वेव फ्रंट पर क्या जनरेट होता है, वेवलेट, मतलब वेवलेट मिलकर के वेव फ्रंट बनता है। तो हम यहाँ पर, अच्छा ये जो कंसिडर कर रहे हैं वेवलेट जो ले रहे हैं, ध्यान देना, एक वेवलेट हमने ये वाला लिया। अब ऐसा बनाना है कि लगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करता है, टेंजेंट क्या होता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो एक वेवलेट ए लिया, दूसरा वेवलेट हमने बी लिया, ठीक है। कहां से, फ्रॉम, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है तो सोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी पर। इतना समझ में आ गया। अब वेवलेट सभी के लिए टाइम एट एन इंस्टेंट, इसमें डेफिनेशन में लिखा है, क्या लिखा है, एट एनी, तो टी टाइम ले रहा है।
तो वेवलेट्स ए जो है देखना, वेवलेट्स ए कवर्स सीटी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सीटी डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम टी। ये मिरर है ना, तो ए से कहां पर आ गया, ए डैश पर, ए से कहां पर आ गया, ए डैश पर आ गया। अब यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या ड्रॉ करते हैं हम, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो जितने नेचुरल जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आया उतने एंगल पर ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए वन डैश देते, जैसे ये वन था तो वन डैश हमने ले लिया। क्लियर। अब क्या कर रहा है कि वेवलेट कौन सा, वेवलेट्स ए ने टी टाइम में, मीडियम तो सेम है, वही मीडियम है ना, तो जितना डिस्टेंस वेवलेट्स ए ने ट्रेवल किया टी टाइम में, उतना ही डिस्टेंस वेवलेट्स बी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हाँ ये चल रहा है तो बिना रिफ्लेक्टेड है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगा। तो यहां पर फिर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल, जैसे हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है उतने एंगल पर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने से यहाँ यही ध्यान देना कि वन डैश जो लिया पहले उसके पैरेलल जाना चाहिए। तो ये हो गया कौन सा, टू डैश हो गया। यहां तक समझ में आया। वेवलेट से ए डैश पर आने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ है, और वेवलेट बी तो डायरेक्ट यहीं पर इंसिडेंट ही हुआ है, लेकिन मीडियम सेम है, टाइम भी सेम है, तो डिस्टेंस भी कितना होगा, तो ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करके, स्केल से मेजर करके कहते हैं टेक एन आर्क ऑफ रेडियस ए डैश, यहां से कट करते हैं, ये वेवलेट से बी डैश हो गया आपका, बी से गया बी डैश पर। ये ध्यान में रखना है कि जितना ये है उतना यही होना चाहिए, ये स्केल से मेजर करके आपको बनाना है। अब क्या करते हैं, वेवलेट से ए डैश और बी डैश, दो वेवलेट, पहले वेवलेट से ए और बी था, तो टी टाइम के जो वेवलेट मिला कौन सा, ए डैश और, तो दोनों पर क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। दोनों पर क्या करते हैं, दोनों को मिला करके यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा, वेवलेट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये एंगल आई था, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर, यही प्रूव करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आया डायग्राम समझ में, ए डैश के वही तो लिखवा रहा हूं, ए बी इज ए प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एम एन, दैट इज एंगल ए बी एन, एंगल आई। लेट वेवलेट ए कवर्स सीटी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सीटी डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम टी, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डैश। ये आपको समझने के लिए पढ़ो तो जिसमें समझ में आ जाएगा, समझे, कोई जरूरी नहीं कि सब लिखना है पेपर में। वेवलेट ए कवर्स सीटी डिस्टेंस कितने टाइम में, ड्यूरिंग टी टाइम में, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डैश, क्यों लिखा तो जिसे समझ में आ जाएगा, हो सकता है डायग्राम। तो यहां से हो गया दैट इज ए डैश जो हो गया आपका सीटी, ठीक है। अब कहते हैं नाउ वेवलेट बी will also cover same distance, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल का डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम टी, कहता उतने टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब कहता है टेक एन आर्क ऑफ रेडियस सिटी फ्रॉम, कहां से, पॉइंट बी, बी से लेंगे ना, बी। तो कहता लेट इट कट्स एट बी डैश, तो इसलिए बी बी डैश भी हो गया आपका सिटी, बी बी डैश भी क्या हो गया। तो अब क्या है, ज्वाइन ए डैश बी डैश, उसका नाम है कॉल्ड, क्या नाम बताया उसको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, प्रूव करना, ये वाला एंगल एंगल बराबर होगा। तो यहां पर दो ट्रायंगल लेकर चलते हैं, देखना, इन ट्रायंगल, देखो ये 90 डिग्री है ना, ये वाला क्या है, 90 डिग्री है ना, क्या है 90 डिग्री। तो लेते हैं पहला जो ट्रायंगल, देखो बी ए डैश एंड ट्रायंगल बी बी डैश ए डैश, दो ट्रायंगल हमने लिया, कौन कौन सा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कितना हो गया, एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी बी डैश ए डैश, राइट एंगल है, दोनों एंगल राइट एंगल है। उसके बाद देखना, ए डैश बी डैश, क्या, यहां से देखो लेते हैं, बी ए डैश दोनों में इक्वल होगा, बी ए डैश इज इक्वल टू बी ए डैश, दोनों में कॉमन है, जो दोनों ट्रायंगल बना है सेम बेस पर ही तो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए डैश जो है, ए डैश जो है इक्वल है बी बी डैश के, ये सिटी है, तुम्हें मैथ आती थोड़ा बहुत, हाँ तो बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, एस ए एस एस लगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग गया इसमें, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट डिफरेंस, ठीक है। इज इक्वल टू कौन सा हो गया, ट्रायंगल बी बी डैश ए डैश, ठीक है। तुम्हारे हाथ और मेरा सिमिलर हो गया, पर हमारा आप तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, लगाना नहीं लगेगा, सिमिलर हो सकता है, बराबर है, फिंगर बराबर है, पता नहीं बराबर है, देखना, देखना ये आगे बढ़ा हुआ तो तो ये दोनों जो हो गया किस है, देन क्या हो जाएगा, देन एंगल क्या हो जाएगा, ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश बी, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल किससे, बाय
सीपी सिटी, सीपीसिटी फुल फॉर्म content part of corresponding करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होगा, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, नोट हो गया। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों में इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट या ऐसे कर क्या, यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कभी हाइगन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट दे करके प्रूव कर देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किसको? तो ऐसे टेढ़ा नजर आए कहीं कहीं। भाई आगे, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम का फेनोमेनन है, रिफ्लेक्शन तो सिंगल मीडियम का फेनोमेनन होता है ना। तो रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए इसको क्या कहते हैं, दो सरफेस, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, सरफेस को कहते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको, एक्स वाई एक इंटरफेस है। हाँ, वह सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करे, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। सपोजेड ये एयर है और ये क्या है, ग्लास। यहां पर सी ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और यहां लेते हैं डी, लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। भी बड़ा होगा सी से, क्या एक बार बताया था कोई कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, क्या पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि बाद में फेल हो गया था ये सब, पिछले क्लास नहीं बताए थे, न्यूटन ने नहीं बताया था, पिछले क्लास में था, तुम सो रहा था। नहीं सर, बाद में आकर के हाइगन्स ने इसको क्या कर दिया था, फेल कर दिया था। पहले यही बताया था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब डिस्कस किए थे नहीं। हाँ, कॉर्पस प्लस जो होता है। हाँ, अब जो है, अभी जो है भी जो है, भी विल बी लेस देन सी। फिर उसी तरह से ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी जे प्लेन वेव फ्रंट, ये एंगल आई हो गया। ए बी जे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एक्स वाई, प्लेन वेव फ्रंट है तो फिर से दो वेवलेट कंसिडर करते हैं। देखो, एक वेवलेट हमने ये वाला लिया और एक वेवलेट ये ले लिया, दो वेवलेट्स में काम चल जाता है। प्लेन वेव फ्रंट है, इसलिए फ्रॉम सोर्स कहां पर है, इंफिनिटी पर।
अब देखो, वेवलेट ए कवर सिटी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम टी। वेवलेट्स ए जो है सिटी डिस्टेंस ट्रेवल किया और कहां पर आ गया, ए डैश पर। कहां पर, ए डैश। अब ये डैश देखो, ऊपर एयर है, नीचे क्या है, ग्लास है। यहां भी लिए है ना, ग्लास है ये है वी है स्पीड ऑफ लाइट, और क्या बताया, भी जो है लेस देन सी। तो क्या ड्रॉ करेंगे, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये रेयरर है, ये क्या है, तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक है। अब वेवलेट बी के बारे में सोचो, वेवलेट बी। वेवलेट ए तो चल रहा था फ्री स्पेस में, आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस सिटी देन इट रिफ्रैक्ट। लेकिन वेवलेट्स बी जो है डायरेक्टली इंसिडेंट एट द सरफेस। क्या, वेवलेट्स बी जो है डायरेक्ट इंसिडेंट एट द सरफेस। ये रेयरर है, ये क्या है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये जैसे ये है इसी के पैरेलल जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, ये और ये पैरेलल होगा, जैसे 1 से आया था 1 डैश, दूसरी तरफ से 2 से क्या हो गया, ये 2 डैश। अब क्या जितना डिस्टेंस ए ने वेवलेट से ए ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस बी ट्रेवल करेगा, टाइम उतना ही ले रहा है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्पीड इसका कम हो गया, डेंसर मीडियम है ना। तो ये डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वीटी। जैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल किया सिटी, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वीटी। तो आपको स्केल रखकर इससे कम डिस्टेंस लेना है, उसमें तो बताया था स्केल रख करके बराबर डिस्टेंस लेना है। तो मान लिया कि यहीं पर आ गया, यहां आ गया, वेवलेट्स ए से वेवलेट्स बी डैश पर आ गया। एंगल आर तो छोटा हो गया, ये तो एंगल आर छोटा हो गया। अब क्या करते हैं, वेवलेट्स ए से ए डैश पर आया था, बी से बी डैश पर, और ए डैश बी डैश को ज्वाइन करो। वेवलेट्स दोनों क्या कर देते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये एंगल हो गया एंगल आर। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये एंगल आर हो गया। एंगल आर बनाओ, एंगल आर। हाँ, तो इसमें प्रूव करना है म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। स्नेल्स लॉ क्या है, रिफ्रैक्शन में आता है ना। देखना, लेट ए बी इज ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन सरफेस। कौन सा सरफेस पर इंसिडेंट किया है, एक्स वाई। हाँ, वो इंटरफेस बोलते एक्स वाई। दैट इज एंगल जो हो गया, एंगल ए बी वाई जो हो गया आपका एंगल आई। वेवलेट ए कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए बी इज इक्वल टू सी टी एंड रिफ्रैक्ट कहां से, फ्रॉम ए डैश। कहां से रिफ्रैक्ट हो गया, ए डैश से।
ये तो तुम्हारा लगता है दोनों बराबर है, देखने में तो लग, हाँ देखना, अब ऐसा नहीं करना कि सर 0.5 सेंटीमीटर से है सर। हाँ ये डैश तो है, अच्छा अच्छा, ए डैश, हाँ ए डैश। अब कहता है वेवलेट बी will refract from directly, B will refract and covers कितना VT distance, VT distance during time T. Take an arc of VT from D. Arc of radius VT from B. Let it cuts at, कहां पर कट किया, B डैश, ठीक है। तो कितना हो गया, BB डैश कितना हो गया आपका, VT ज्वाइन A डैश B डैश, कॉल्ड, इसका क्या नाम है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। डायग्राम बना करके डायरेक्ट ट्राइंगल ले लेना, ऐसा तो समझने के लिए कि पढ़ोगे कभी तो समझ में आ जाएगा। टू प्रूव म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर, यही प्रूव करना। देखना इन ट्रायंगल ए बी ए डैश में साइन एंगल आई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश, और बेस हो गया आपका, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, देखो ये वाला ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा बी ए डैश, ए डैश कितना है सिटी, ये हो गया बी ए डैश। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल ले लो आर वाला, आर वाला कौन सा ट्रायंगल होगा, बी डैश, हाँ बी बी ए डैश बी ए डैश बी डैश, यहां से साइन आर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन आर कितना होगा बोलो, एंगल के साथ बीबी डैश बाई बी डैश बी ए डैश, तो VT बाई बी ए डैश हो गया ना, ट्रायंगल सामने परपेंडिकुलर हुआ, ये हो गया ना 90 हाइपोटेन्यूज हो गया। और दोनों डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड क्या आएगा, डिवाइड करो साइन आई, साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर इज इक्वल टू हो जाए, देखो हाँ सीटी बाई बी ए डैश, और ये रिवर्स हो गया बी ए डैश बाई VT,
तो बी ए डैश से बी ए डैश और टी से टी भी गया, तो क्या रह गया, सी वाई भी। सी होता है स्पीड अप्लाइड इन फ्री स्पेस और वी द स्पीड अप्लाइड इन मीडियम, तो वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है। इसलिए हो गया साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू म्यू। ये प्रूव करना। नेक्स्ट कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो 90 बना दो ना यहाँ पर। प्री बोर्ड कब से स्टार्ट है सबका, 14 नवंबर, 11 नवंबर, 22 नवंबर। एक आध चैप्टर हो रहा है कि फुल सिलेबस, फुल। हाँ कल क्लास है तुम लोगों का। तो ये बताओ कि छुट्टी कितना देते हैं? तो मॉर्निंग में होगा ना जो अच्छा कमाई का पर्व है क्या? तब तो जाओ। दो क्लास इसमें लगे, मिला जुला 4-5 क्लास लगे, 2 क्लास निकली आई में और 2 क्लास इसमें और लगे, 4-5 क्लास। सुबह कैसे होगा ट्यूसडे को, मंडे लूंगा ही नहीं। चलो हो गया। देखो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट तुम बताओ, सिलेबस खत्म हो गया, बताओ कोहेरेंट क्या होता है। अच्छा 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 अच्छा, तुम बताओ कोहेरेंट है तो हुआ ही नहीं। कोहेरेंट सोर्स टू सोर्सेस आर said to be coherent if they have same amplitude, same wavelength and अच्छा कहीं लिखा सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम होता है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा ही ना, नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड पर सेकेंड, तो वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी तो सेम ही हो ही जाएगा। इफ दे हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये 3 कंडीशन होना चाहिए। क्या क्या? एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए और 2 वेव के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन
two independent sources cannot be कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। दे मे हैव सेम amplitude, same wavelength, but cannot have constant phase। करा दो इंडिपेंडेंट सोर्स में एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, वेवलेंथ सेम हो जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, लेकिन फेज कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि देखो सपोज दैट ये एक सोर्स जो है बिलियंस ऑफ एटम से बना हुआ, और जितने भी एटम्स है सबके पास इनिशियल एनर्जी सेम नहीं होता है, सबका एनर्जी स्टेट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो जब बिगिनिंग में ही एनर्जी सेम नहीं है तो आगे चलकर सेम एनर्जी कहां से होगा? कांस्टेंट है। मतलब एक बार सब एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करना चाहिए, मतलब सभी अगर जो कहां पर है क्रेस्ट पर सबको एक साथ होना चाहिए, ट्रफ पर है तो सबको एक साथ होना चाहिए। इसीलिए पहले ही हाइगन्स ने अपना एक प्रिंसिपल दे दिया है। क्या क्या दिया प्रिंसिपल? पहला, गिवन वेव फ्रंट के पास सबके पास सेम एनर्जी, एक्चुअल में सेम एनर्जी होता नहीं। जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, सबको आइडियल गैस मान लेते, लेकिन आइडियल तो होता ही नहीं, आइडियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही नहीं है। उसी तरह से अगर जो हाइगन्स के प्रिंसिपल को अगर थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दिया जाए तो पूरा वेव ऑप्टिक से क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा, वेव ऑप्टिक कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए हाइगन्स ने पहला प्रिंसिपल अपने दे दिया, क्या कि गिवन वेव फ्रंट के ऊपर मान करके चलो जितने भी पॉइंट्स है सबके ऊपर एनर्जी क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। क्योंकि ऐसे ही सोचो, इस रूम के अंदर जितने भी एटम्स है सबकी अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या है? रैंडम ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है ना, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होता है सब क्या चीज में होता है? रैंडम मोशन में होता है, डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट स्पीड से भाग रहा है। तो जब डिफरेंट स्पीड से भाग रहा है तो इसका मतलब सबका एनर्जी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, इसलिए कह रहा था कि कभी भी कांस्टेंट फेज नहीं हो सकता है, बट कैन नॉट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिकॉज इनिशियल एनर्जी स्टेट of gaseous atoms are not same। जिसको फर्मी लेवल एनर्जी भी कहते हैं, इनिशियल स्टेट में क्या कहलाता है? फर्मी लेवल एनर्जी भी कहलाता है। तब हुआ कि भाई तब जब कोहेरेंट होगा ही नहीं तो आगे सुपर इम्पोज होगा, कैसे होगा भाई? इंटरफेरेंस कैसे होगा? तब आया कौन? YDSC। क्या फुल फॉर्म है? यंग्स ने बताया कि कैसे हम कोहेरेंट सोर्स लेंगे। चलो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या? सुपर पोजिशन ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो वही जो 11th में पढ़ा है वही वाला है।
टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वेव्स क्या होता है? लाइट एक क्या ट्रांसवर्स वेव है जो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये पता है, ये क्रेस्ट और ये क्या है? ट्रफ है। एक पहला वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? y1। दूसरा वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? y2। तो क्या हो रहा है यहाँ? क्रेस्ट क्रेस्ट से सुपर इंपोज हो रहा है, यहाँ भी ट्रफ ट्रफ से सुपर इंपोज हो रहा है। तो कहता नया वेव बनेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों से और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो न्यू वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2। यहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट के या ट्रफ ट्रफ के ऊपर सुपर इंपोज हो रहा है, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड लो हो गया। और इसका जो नया जो वेव बना वाई है न्यू वेव, तो इसका एम्पलीट्यूड तो लो हो गया, दोनों से भी कम गया। यहाँ पर दोनों से भी एम्पलीट्यूड और क्या हो गया? हाई हो गया। और इंटेंसिटी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड लो होगा तो इंटेंसिटी भी लो होगा। तो इस केस में ये वाला जो केस कहलाता है कंस्ट्रक्टिव, मतलब मैक्सिमा इंटेंसिटी हाई हो गया जाएगा तो ऐसा सुपर इंपोजिशन होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। मतलब एम्पलीट्यूड लो हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो जहां इंटेंसिटी हाई होता है उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, जहां इंटेंसिटी लो होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो, इफ टू और मोर वेव superimpose to each other, then a new wave, दो वेव के सुपर इंपोज होने के बाद एक नया वेव बनता है, न्यू वेव इज फॉर्म्ड। सुपर इंपोज मतलब ओवरलैप होना, फॉर्म्ड हुज, जिसका जो होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, हुज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। मतलब सेम फेज में इसे प्लस हो गया, देखो यहाँ पर, और ये आउट ऑफ फेज अपोजिट फेज में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं क्या? सुपर। तो इसका मतलब दो वेव का सुपर इंपोजिशन होगा तो कहीं एम्पलीट्यूड हाई होगा, कहीं एम्पलीट्यूड लो होगा। जहां एम्पलीट्यूड हाई होगा तो इंटेंसिटी हाई हो जाएगा, जहां पर एम्पलीट्यूड लो होगा तो इंटेंसिटी भी लो हो जाएगी। क्लियर?
और ये सुपर इम्पोजिशन होने के प्रिंसिपल को ही कहते हैं हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो नेक्स्ट लिखो इंटरफेरेंस।